नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। सुबह के 6:30 बज चुके हैं और जैसा कि खबरें अभी तक ने वादा किया था कि सुबह से ही आपको आदमपुर उपचुनाव की अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। जी हां, आदमपुर उपचुनाव के लिए आज मतगणना होगी। बड़ी खबर आपको हम बता दें, सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। सभी प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। खबरें अभी तक पर महा कवरेज हम आपको दिखाएंगे सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी आप तक पहुंचेगी। 3 नवंबर को मतदान हुआ था और साथ ही आपको बता दें कि आज मतगणना का दिन है। तो आज मतगणना का दिन है और इसके अलावा जहां सभी प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा, तो देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या कुछ खास रहता है और कौन जीतता है तो किसके झोली में हार आती है। तो बड़ी खबर आपको हम बता दें, आज आदमपुर उपचुनाव को लेकर नतीजे आने वाले हैं। 3 नवंबर को मतदान हुआ था और आज मतगणना होगी और ऐसे में देखने वाली बात यह है कि कौन सी पार्टी विजयी बनती है, कौन सा प्रत्याशी जीत के रास्ते पर चलता है और उस कुर्सी तक पहुंचता है जो कि उसे विधानसभा तक लेकर जाएगी। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, आज बंद पिटारा खुल जाएगा और ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि किसे कितने मत मिलते हैं और कौन जीत हासिल करेगा। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। तो सुबह 8 बजे का समय और उसके बाद मतगणना शुरू हो जाएगी। सभी प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज हो जाएगा। आदमपुर उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और खबरें अभी तक लगातार आपके साथ आज पूरा दिन बना रहेगा। महा कवरेज हमारी जारी रहेगी। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें, क्योंकि देखिए आदमपुर का जो ये उपचुनाव है बेहद खास है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक वर्चस्व की लड़ाई का नतीजा भी रहने वाला है। किसके लिए ये जो लड़ाई है वो कितनी खास है, ये भी हम आपको काफी समय से बताते भी नजर आ रहे हैं। वहीं बात अगर कांग्रेस की करें तो देखिए, कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस को हर हाल में आदमपुर उपचुनाव जीतना है और इसके लिए घर घर जाकर जो कांग्रेस के दिग्गज हैं उनकी ओर से वोटों की अपील की गई। वहीं बात बीजेपी की करें तो बीजेपी के लिए आदमपुर का ये उपचुनाव आदमपुर की बंजर जमीन पर एक कमल खिलने जैसा है, क्योंकि बीजेपी यहां से जीत नहीं पाई है, बल्कि 5 बार चुनावों में बीजेपी की जमानत भी जब्त हुई है। तो आदमपुर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी भव्य बिश्नोई के सामने बड़ी चुनौतियां क्या है वो आपको बताते हैं। चौधरी भजनलाल की विरासत को बचाने की एक तो चुनौती है उनके सामने। आदमपुर सीट पर पिछले 51 साल से भजनलाल परिवार के सदस्य की ही जीत होती है। आदमपुर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी भव्य बिश्नोई के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती है। आपको बता दें कि चौधरी भजनलाल के नाम पर वोट मिलते आए हैं और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि 51 साल से भजनलाल के जो परिवार के सदस्य हैं वही यहां से जीत दर्ज कराते नजर आए हैं। वहीं दूसरी तरफ जैसा कि हमने मतदान वाले दिन भी देखा, कुछ लोग ऐसे भी थे जो विकास को लेकर वोट कर रहे थे, बदलाव को लेकर वोट कर रहे थे, लेकिन भव्य बिश्नोई जो कि मैदान में उतरे, इससे पहले लोकसभा के लिए चुनाव वो लड़ चुके हैं लेकिन अब विधानसभा के लिए चुनाव वो लड़ रहे हैं। ऐसे में उनके लिए कितना खास से रहता है ये देखने वाली बात है। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में चुनाव जयप्रकाश जेपी से ज्यादा सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के लिए नाक का सवाल बना हुआ। ये उनके लिए एक परीक्षा है। हुड्डा को पूरी पावर मिलने के बाद ये पहला चुनाव है, तो कांग्रेस की परफॉर्मेंस जाहिर तौर पर यहां पर देखी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के अधिकतर जो दिग्गज हैं वो प्रचार से दूर रहे और कोई बड़ी जनसभा नहीं की, कोई बड़ी रैली नहीं की, बल्कि घर घर जाकर कांग्रेस की ओर से प्रचार किया गया। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी की हम बात करें तो आम आदमी पार्टी के लिए सम्मानजनक वोट जरूरी है। आम आदमी पार्टी के सामने तीसरा नंबर हासिल करने की चुनौती है। जमानत बचाने में कामयाब रहे तो 2024 के विधानसभा चुनाव में मजबूती से लड़ने का एक कहीं ना कहीं टिकट आम आदमी पार्टी को और मिलता यहां पर नजर आएगा।
तो महीनों की तपिश के बाद नवंबर के सर्द दिनों में भी आदमपुर के सियासी अखाड़े में पारा खूब चढ़ा रहा। सियासी दाव पेच के इस अखाड़े में एक से एक बाहुबली उतरे। कोई जाट कार्ड लेकर मैदान में उतरा तो कोई परिवार के साथ और सत्ता का साथ लेकर आया। कोई 100 किलोमीटर दूर से चुनाव लड़ने आया तो कोई चमत्कार भरोसे चुनाव लड़ने आया। कुल मिलाकर इस बार 22 योद्धा आदमपुर के रण में किस्मत आजमाने उतरे हैं। लेकिन बाकी तमाम उम्मीदवारों को पटखनी देते हुए सूबे की जनता का ध्यान अपनी ओर खींचने में सिर्फ 4 महारथी कामयाब हुए। हरियाणा विधानसभा चुनाव के इतिहास में हमेशा हॉट सीट्स में शामिल रही आदमपुर विधानसभा सीट पर अब उपचुनाव की अग्नि परीक्षा तो हो चुकी है। इंतजार है बस नतीजों का, और वो भी कुछ घंटों के बाद सामने आ जाएंगे। हरियाणा के 56 साल के इतिहास में आदमपुर हलके के लोगों को 17 बार विधायक चुनाव का सामना करना पड़ा। इसमें सामान्य चुनाव और उपचुनाव दोनों शामिल हैं। वैसे तो किसी भी राज्य में चुनाव हर 5 साल में एक बार होते हैं, लेकिन आदमपुर के लोगों ने हर 3.25 साल बाद चुनाव का सामना किया है। आदमपुर सीट के लिए पहली बार 1967 में चुनाव हुआ था। आदमपुर में 1998 में जब उपचुनाव हुआ तो 76.02% मतदान हुआ और 23 उम्मीदवार चुनाव के मैदान में थे। 2008 में जब उपचुनाव हुआ तो 83.76% मतदान हुआ और 41 उम्मीदवार चुनाव के मैदान में थे। 2011 में जब उपचुनाव हुआ तो 75.69% मतदान हुआ और 19 उम्मीदवार चुनाव के मैदान में थे। और अब 2022 में जब उपचुनाव हुआ तो 76.51% मतदान हुआ और 22 उम्मीदवार चुनाव के मैदान में थे। अब आपको उपचुनावों के नतीजों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 1998 की। 1998 के उपचुनाव में कांग्रेस की तरफ से विधायक बने थे कुलदीप बिश्नोई और उन्हें सबसे ज्यादा वोट मिले, 49,077 वोट हासिल किए थे। 1998 के उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार कुलदीप बिश्नोई ने सबसे ज्यादा 49,077 वोट हासिल कर जीत हासिल की थी। उनके बाद दूसरे नंबर पर हरियाणा विकास पार्टी के उम्मीदवार हरि सिंह रहे, जिनको 31,302 वोट मिले थे। और तीसरे नंबर पर हरियाणा लोकदल के राजेश रहे, जिन्हें सबसे कम 5,975 वोट मिले थे। अब बात करते हैं 2008 के उपचुनाव की। 2008 में आदमपुर उपचुनाव में हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय भजन लाल ने सबसे ज्यादा 56,841 वोट हासिल करके अपने तमाम विरोधियों को पस्त किया था। उस चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर चौधरी रणजीत सिंह ने चुनाव लड़ा था और उन्हें 30,653 वोट मिले थे। तो वहीं इनेलो के उम्मीदवार संपत सिंह को 20,136 वोट मिले थे। साल 2011 के आदमपुर के रण में भजनलाल परिवार के तीसरे सदस्य चौधरी भजनलाल की बहू और कुलदीप बिश्नोई की पत्नी रेणुका बिश्नोई की एंट्री हो चुकी थी और हमेशा की तरह इस बार भी भजनलाल परिवार की ही जीत हुई। अपनी खुद की पार्टी से बिश्नोई परिवार की खुद की पार्टी हरियाणा जनहित कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ते हुए रेणुका बिश्नोई को 2011 के उपचुनाव में 50,276 वोट मिले थे और उनके सामने थे कांग्रेस के कुलवीर सिंह बेनीवाल, जिन्हें 2011 के आदमपुर उपचुनाव में 27,607 वोट मिले थे। और अब एक बार फिर से इंतजार है आदमपुर के उपचुनाव के नतीजे का। आदमपुर के रण में सभी सियासी दिग्गजों ने अपनी ताल ठोकी, जीत के दावे किए। भजनलाल परिवार की साख दांव पर है, लेकिन इसके साथ ही इस बार परिवार को सत्ताधारी पार्टी बीजेपी का साथ है और सपोर्ट में जेजेपी भी रही। लेकिन बड़ौदा एलनाबाद के उपचुनाव में मिली हार के बाद आदमपुर उपचुनाव में भजनलाल परिवार के साथ आदमपुर के रण में उतरना बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, क्योंकि हो न हो क्या पता भजनलाल परिवार के बहाने हरियाणा के उपचुनावों में बीजेपी का खाता खुल जाए और इसके साथ ही पहली बार आदमपुर में कमल खिलने का मौका मिल जाए। नतीजों का इंतजार है और अभी सभी की तरफ से जीत के दावे किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।
तो आदमपुर उपचुनाव के लिए मतदान 3 नवंबर को हुआ और साथ ही आज नतीजे आने जा रहे हैं। अब ऐसे में जहां 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी, 8:30 बजे के बाद कौन आगे है कौन पीछे, इसके रुझान को लेकर भी जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं साफ होती चली जाएगी। लेकिन इस समय आदमपुर की फिजा क्या कह रही है, ये जानेंगे। हमारे साथ संवाददाता विकास बिश्नोई जुड़ चुके हैं, तो सीधा उनके पास चलते हैं। विकास, आदमपुर के प्रत्याशियों के साथ साथ आज जनता के लिए भी बड़ा दिन है, क्योंकि भजनलाल परिवार की तीसरी पीढ़ी का भविष्य आज तय हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत बड़ा दिन है। आदमपुर ही नहीं, पूरे हरियाणा के लिए, पूरे देश की नज़रें टिकी हुई है दीपशिका इस उपचुनाव पर। बहुत बड़ा ये चुनाव माना जा रहा है, क्योंकि आगे 2024 में जो चुनाव होने हैं उसके लिए बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। कोई भी यहाँ से जीतता है, चाहे कांग्रेस जीतती है या फिर बीजेपी विजयी होती है, तो सबके लिए एक थोड़ी तस्वीर साफ हो जाएगी कि 2024 के लिए लोग क्या सोचते हैं। कांग्रेस अगर यहाँ से विजयी हासिल होती है तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। पहली बड़ी जिम्मेदारी ये जो नई टीम खड़ी की गई है जाट और नॉन जाट की, उदय भान और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, इसकी बहुत बड़ी परीक्षा है। दूसरी तरफ बीजेपी की तो परीक्षा है ही, साथ ही भजनलाल परिवार की परीक्षा है ये। अब तक जितने उपचुनाव हुए हैं, जितने चुनाव हुए हैं इस आदमपुर विधानसभा सीट पर, आदमपुर में भजनलाल परिवार का दबदबा रहा है। बहुत अच्छे मार्जिन से ये जीतते रहे हैं। एक बार सिर्फ 6000 पर ले आए थे जयप्रकाश, लेकिन उस वक्त एक ऐसा निशान, एक ऐसा प्रत्याशी था जिसका निशान कुलदीप बिश्नोई उस वक्त हरियाणा जनहित कांग्रेस में थे और उनका ट्रैक्टर का निशान था, और उनके बिल्कुल पैरेलल में एक और निशान रोड रोलर का था। उस वजह से उस रोड रोलर वाले शख्स को कोई जानता नहीं था, लेकिन वो 27,000 वोट ले गया था। तो कुल मिलाकर वो विक्ट्री तो 33,000 की थी, लेकिन अगर आंकड़ों में बात करें तो 6,000 पर जयप्रकाश ले आए थे उस मार्जिन को। अब बहुत बेहतरीन तरीके से कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है, एकजुट होकर मेहनत की है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, उदय भान, तमाम कांग्रेसी नेताओं ने एकजुटता दिखाई है इस उपचुनाव में, तो टक्कर बहुत जबरदस्त है। अब जो समीकरण है, जो सरकार की CID की रिपोर्ट होती ने खुद आंकलन किया है, उसके हिसाब से वो जीत रहे हैं। लेकिन मार्जिन क्या है, ये बहुत गंभीर बात है, देखने वाली बात है कि मार्जिन क्या रहता, क्योंकि 25 से 30 गांव में बहुत जबरदस्त टक्कर जयप्रकाश दे रहे हैं और हो सकता है वहां से लीड भी करे। लेकिन क्योंकि कुछ बड़े गांव हैं, बिश्नोई बाहुल्य गांव हैं, वहां पर भव्य बिश्नोई काफी मजबूत दिख रहे हैं। और पहला राउंड ऐसा राउंड है जहां पर कुलदीप समर्थित जो गांव हैं, जो बूथ हैं, उनकी काउंटिंग होगी। तो पहले राउंड में अक्सर ऐसा होता है, हर बार ऐसा होता है कि पहला और दूसरा, ये 2 राउंड ऐसे होते हैं जब लीड इतनी मिल जाती है उसको आखिर 13वें राउंड तक जाते जाते तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो सबकी निगाहें हैं और उम्मीद करते हैं कि 11 साढ़े 11 बजे तक सारी स्थिति साफ हो जाएगी। कांग्रेस कम नहीं है। कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कहा है कि हमने जो आंकलन किया है, हमारी जो रिपोर्ट है वो भी पॉजिटिव है, हम कहीं पीछे नहीं है, हम ये चुनाव जीतने की स्थिति में है। कुलदीप बिश्नोई अलग कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो भी ये दावा कर रहे हैं कि 15,000 प्लस से हम लोग जीत रहे हैं। अब मार्जिन क्या रहता है, कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट तो है बीजेपी के लिए कि बीजेपी ने जो आंकलन किए हैं, या जो हम लोग भी आसपास पूरे हल्के का हमने दौरा किया है जिस दिन वोटिंग हुई थी, तो कुछ चीज़ें तो पता चल जाती है कि कहीं ना कहीं थोड़ा फ्रंट पर है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन वोटर्स के मन में क्या है, कौन सी बटन उन्होंने दबाई है, ये चीज़ें तो आज स्पष्ट हो जाएगी। बहुत बड़ा दिन है कांग्रेस और बीजेपी के लिए दीपशिका। बिल्कुल विकास, तो तस्वीर साफ होने का इंतजार रहेगा। बहरहाल उससे पहले 8 बजे जो है वो जो मतगणना है वो शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे रुझान आने भी शुरू हो जाएंगे। कांग्रेस के लिए ये वर्चस्व की लड़ाई है सबसे बड़ी। अगर बाकी राजनीतिक दलों में से हम बात करें तो कांग्रेस के लिए वर्चस्व की लड़ाई इसलिए, जिस तरीके से भूपेंद्र हुड्डा से नाराज होकर कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस को छोड़ते हैं और उसके बाद कांग्रेस की ओर से अपना प्रत्याशी खड़ा किया जाता है और कई दम भरे जाते हैं, ऐसे में कांग्रेस के दावों में कितनी हवा वो आज साफ हो जाएगी।
बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि आप देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या दबदबा दिखाया था, हाईकमान पर क्या दबाव डाला था। उसके बाद कुलदीप बिश्नोई को थोड़ा पक्ष में लिया था राहुल गांधी ने, बातचीत भी हुई थी, मीटिंग हुई थी, इनको कहा था कि ठीक है हम आपको लीडरशिप में अहम स्थान देंगे। लेकिन उसके बाद ना तो कुलदीप बिश्नोई को मिलने का वक्त दिया गया राहुल गांधी की तरफ से, और शायद भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके समर्थकों की तरफ से दबाव इतना था कि कुलदीप बिश्नोई को बैकफुट पर जाना पड़ा। बीच में कोशिशें हुई, खुद कुलदीप बिश्नोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी मिले थे इस स्थिति में कि शायद भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनका समर्थन करेंगे कि एक नॉन जाट को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए कांग्रेस का, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पाई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने थोड़ा अलग गेम खेला, मास्टरमाइंड है वो और राजनीति के धुरंधर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और उनका जो कद था उसको उन्होंने दिखाया कि मेरा क्या कद है हरियाणा में और ऊपर हाईकमान तक। वैसे तो जो हाईकमान है, चाहे प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, सबको अलग अलग अपने फेवर में रखते हैं। कुलदीप बिश्नोई से मुलाकात होती रहती थी, रणदीप सुरजेवाला से होती रहती थी, कुमारी सैलजा, किरण चौधरी, कितने बड़े नाम हैं, सबके साथ अलग अलग मीटिंग्स तो होती रहती थी हाईकमान की, लेकिन बाजी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मार गए। अब क्योंकि यहाँ जो नारे लगते रहे कि पूर्व और भावी सीएम, तो लोगों ने उसको इस तरीके से स्पष्ट किया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2024 में जो चुनाव होंगे उसमें कांग्रेस के मुख्यमंत्री बनेंगे, कांग्रेस की सरकार आएगी, और उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि इस उपचुनाव को जीता जाए। ये उपचुनाव अगर कांग्रेस जीतती है तो उसके लिए सबसे बड़ी बात ये होगी कि जो 57-58 साल से जो परंपरागत सीट रही है बदन लाल परिवार की, एक तो उसको तोड़ना, और दूसरा बीजेपी ने जो 8 साल का कार्यकाल हुआ है उस कार्यकाल का जवाब भी कहीं ना कहीं वोटर्स ने दिया है कि वो कैसा रहा है। तो कई मायनों में ये बहुत महत्वपूर्ण उपचुनाव है और कांग्रेस बिल्कुल नहीं चाहेगी कि इस मौके को छोड़ दिया जाए। मेहनत की है और कुछ चीज़ें जरूर सरकार के खिलाफ गई हैं, कुछ कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ गई है कि वो हल्के में टाइम नहीं देते थे। बीजेपी किसान थोड़े से नाराज नजर आए, मुआवजे की बात हो, कुछ 12-14 आदमपुर हल्के के स्कूलों को भी मर्ज कर दिया गया था, तो ये तमाम चीज़ें थी जिनको लेकर थोड़ी सी नाराजगी तो दिखी। लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव जीतती है, कार्यकर्ताओं के दम पर मेहनत करती है, और यही वजह है कि वो बार बार ये कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की थी उसका फल हमें 6 तारीख को मिलेगा। लेकिन अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, 3-4 घंटे में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अगर तो पहले 2-3 राउंड में, 4 राउंड में 10,000 प्लस की लीड अगर ले लेती है बीजेपी कुलदीप बिश्नोई, तो फिर उस लीड को तोड़ना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि 20 से 25 गांव ऐसे हैं जहां पर 100-150 का मार्जिन रहेगा। या तो वहां पर बीजेपी लीड करेगी या फिर वहां पर जयप्रकाश लीड करेंगे। अगर वहां जयप्रकाश लीड करते हैं फिर भी वो बहुत कम पीछे रह जाएंगे, क्योंकि 100-150 को अगर आप मल्टीप्लाई करें 25 गाँव से भी, तो आप देखिए ज़्यादा वहाँ पर मार्जिन नहीं बढ़ेगा। तो ये तमाम चीज़ें बीजेपी के भी जहन में है, कांग्रेस के भी जहन में। अब शुरुआती जो राउंड है वो स्थिति साफ कर देंगे, क्योंकि वो कुलदीप बिश्नोई के समर्थित वाले गांव हैं, वहाँ पर अगर जयप्रकाश ठीक ठाक टक्कर देते दिखते हैं तो फिर हो सकता है बीजेपी के लिए भी मुश्किलें अगले जो राउंड बचेंगे, क्योंकि कुल 13 राउंड हैं दीपशिका, 14 टेबल लगाई गई है, एक पर जो पोस्टल बैलेट हैं उनकी काउंटिंग होगी, और कुछ निर्दलीय थे उन्होंने समर्थन दे दिया था कुलदीप बिश्नोई को, तो 2-3 शख्स वो थे। कुल मिलाकर ये जो 13 टेबल होती है वहाँ पर एक पार्टी की तरफ से एक एजेंट को, कैंडिडेट को वहाँ पर खड़ा किया जाता है। वो तमाम चीज़ें चेक करते हैं कि जब ईवीएम की सील खुलती है उसको देखते हैं, सील बंद है नहीं है, तमाम चीज़ें वो चेक करते हैं। लेकिन कुलदीप बिश्नोई के लिए खास बात यह है कि यहाँ पर क्योंकि 3-4 निर्दलियों ने समर्थन दे दिया था, तो उनकी तरफ से अंदर 40 से 42 लोग मौजूद रहेंगे, जबकि जयप्रकाश की तरफ से 13-14 लोग मौजूद रहेंगे। बिल्कुल। और देखिए बीजेपी की बात कर लेते हैं। कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी फायदे में थोड़ी जरूर नजर आ रही है। कुलदीप बिश्नोई का जो एक वोट बैंक रहा है हमेशा से, बिश्नोई समाज की अगर बात करें या बिश्नोई वोटर्स की अगर बात करें, अपनी जो यहाँ की बंजर जमीन है आदमपुर की, वहां पर बीजेपी का कमल अगर खिल जाता है तो बीजेपी के लिए 2024 की राह और भी आसान होती नजर आएगी। कुलदीप,
दीपशिका, बीजेपी यहाँ इस सीट पर कभी भी नज़दीक नहीं आई है। पिछली बार सोनाली फोगाट ने चुनाव लड़ा था, 35,000 वोट उनको मिले थे। विजेंद्र सिंह ने जब लोकसभा चुनाव लड़ा तो 28-29,000 वोटों से वो आदमपुर हल्के से जीते थे। तो वोट बैंक तो बीजेपी का है। ये मान सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में मोदी जी के नाम पर वोट पड़े थे, तो लोगों ने आदमपुर हल्के से जो कुलदीप बिश्नोई समर्थित गांव, उन्होंने भी बहुत सहयोग किया था। लेकिन बीजेपी ने ये बहुत बड़ा गेम खेला है भव्य बिश्नोई के ऊपर, क्योंकि उनको लगता था कि एक तो बीजेपी का वोट बैंक है और दूसरा भजनलाल परिवार की एक पारिवारिक सीट रही है, पारिवारिक सदस्य लोग उनको मानते हैं, तो उसका भी बेनिफिट उनको मिलेगा, एक सीट उनकी बढ़ेगी। पीछे 2 उपचुनाव हरियाणा के अंदर हुए, उसमें बीजेपी नहीं जीत पाई थी, तो शायद खाता खोलना चाहेगी और उससे थोड़ा सा मनोहर लाल का कद है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में एक सीट की उम्मीद थी, 2 सीटें मनोहर लाल की वजह से 2 सीटें मिल पाई बीजेपी को, और उसके बाद ये एकदम से उपचुनाव आ गया, तो वहाँ पर कुलदीप बिश्नोई का इस्तेमाल बीजेपी बहुत जगह पर करना चाहती है। राजस्थान में करना चाहती है, मध्य प्रदेश में करना चाहती है, पंजाब में करना चाहती है। राजस्थान तो कुलदीप बिश्नोई के कद का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए, राजस्थान के अंदर 7 लोकसभा सीटों पर बिश्नोई जो बाहुल्य क्षेत्र है उस पर प्रभाव है। 37 विधानसभा सीटें राजस्थान के अंदर ऐसी है जहां पर बिश्नोई वोटर्स की संख्या अच्छी खासी है। पिछली बार जब प्रचार करने गए थे कांग्रेस के लिए कुलदीप बिश्नोई, 37 सीटों पर प्रचार किया था, 29 सीटें कांग्रेस की झोली में डालकर आए थे, तो उनके कद को जानती है। 2014 में जब चुनाव हुए उससे पहले गठबंधन था कुलदीप बिश्नोई के साथ बीजेपी का, हर जगह पूरे हरियाणा के अंदर कुलदीप बिश्नोई अपनी बस में, अपने ट्रैक्टर पर चढ़ाकर बीजेपी नेताओं को लेकर घूमे थे, और इसमें कोई शक नहीं है कि उनके जो कार्यकर्ता थे, कुलदीप बिश्नोई के कार्यकर्ता थे, वो बीजेपी के साथ चले गए। उसके बाद थोड़ा बैकफुट पर जरूर आ गए कुलदीप बिश्नोई, लेकिन बीजेपी को 2014 में लाने में कुलदीप बिश्नोई का बहुत बड़ा योगदान था। अगर सीटों पर कोई पेंच नहीं फंसता तो शायद आज आदमपुर की सरकार में हिस्सेदारी होती सीटों को लेकर, क्योंकि बीजेपी को लगा कि मोदी जी की वजह से अब पूरा माहौल है वो बीजेपी की तरफ हो गया है, इसलिए पहले 50-50 का फॉर्मूला था कि 45-45 सीटें देंगे, उसके बाद बीजेपी 30 पर आ गई, फिर 20 पर आ गई। ऐसे में कुलदीप बिश्नोई को ये बात जमी नहीं, क्योंकि उन्होंने मेहनत की थी बाकायदा। सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, कितने बड़े नेता हरियाणा के अंदर आए थे, रैलियां हुई थी, सबने कहा था 2.5 साल कुलदीप बिश्नोई मुख्यमंत्री रहेंगे पहले टर्म में, और फिर 2.5 साल रामविलास शर्मा को मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन बीजेपी को शायद तब यह अंदाजा नहीं था कि वो पूर्ण बहुमत के साथ हरियाणा में सरकार बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई की तरफ से परिपक्वता नहीं दिखाई गई थी उस वक्त। अगर उस वक्त बहुत मौके आए इनके पास, कांग्रेस 2005 में भजनलाल जी प्रदेश अध्यक्ष थे हरियाणा कांग्रेस के, उनके दम पर 67 सीटें कांग्रेस को आई थी, कितनी बड़ी बात है। लेकिन वो उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, बहुत ज़्यादा उसका विरोध भी हुआ। तब भी कांग्रेस ने ऑफर किया था, इनके जो बड़े भाई हैं चंद्रमोहन, जो कालका से विधायक बने थे उस वक्त, उनको डिप्टी सीएम बना दिया था, केंद्र में मंत्री बना रहे थे, भजनलाल जी को गवर्नर बना रहे थे, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। उसके बाद 2009 में, क्योंकि इन्होंने 2007 में हरियाणा जनहित कांग्रेस बनाई, 2009 में 6 विधायक आए, तो इधर हुड्डा सरकार बहुमत में नहीं आई, तो तब इनके पास मौका था, लेकिन ये मुख्यमंत्री पद को लेकर अड़ गए। कांग्रेस इनको सब कुछ दे रही थी, लेकिन ये मुख्यमंत्री पद को लेकर अड़ गए, और उसके बाद सब जग जाहिर है कि क्या हुआ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उन विधायकों को अपनी तरफ मिला लिया और सबको मंत्री पद भी दे दिया। तो मौके तो आते रहे हैं, कुर्सी के आसपास जरूर घूमते रहे कुलदीप बिश्नोई, लेकिन वहाँ पर बैठ नहीं पाए। अब थोड़ा लोगों में ये भी दिखा कि इतने साल बाद सत्ता में हिस्सेदारी हुई है, और क्योंकि बीजेपी हर एक हलके को, सभी 90 विधानसभा सीटों में समान विकास की बात करती है, तो उनको उम्मीद है कि आदमपुर का जो पिछड़ापन है वो इस बार दूर हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा प्रभाव उसका भी देखने को मिला है। लोग उत्साहित भी हैं, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे जो दूसरे लोग हैं, क्योंकि कभी आदमपुर की पहचान पूरे देश के अंदर थी। इतनी सबसे पहला देश का इकलौता ऐसा क्षेत्र था जहाँ पर गवार गम की ज़्यादातर फैक्ट्रियाँ थी।
कपास की, कॉटन की इतनी सारी फैक्ट्रियां थी, लेकिन सब चली गई क्योंकि जब इलाके में ट्रांसपोर्ट की, बिजली की, दूसरी सुविधाएं नहीं होती है जी। तो आप वहाँ पर व्यापार नहीं कर सकते हैं, और यही वजह रही, यही रूखापन रहा कि वहाँ से उनको पलायन करना पड़ा। आज आदमपुर की स्थिति ये है कि बाहर से आकर कोई 1 लाख तो क्या, एक पैसा भी नहीं लगा सकता, लेकिन लोगों को उम्मीद है कि अब सरकार में हिस्सेदारी होगी। हो सकता है भव्य बिश्नोई को सरकार में कोई पद भी दे दिया जाए, उसके बाद यहाँ पर काम होंगे, और अगर काम होंगे तो 2024 में कुलदीप बिश्नोई को वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, अब ऐसे में देखना होगा विकास की क्या कुछ रहता है। आज जब मतगणना शुरू होगी 8 बजे से, तो देखना होगा कि कौन आगे और कौन पीछे रहता है। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। तो चलिए अब इसी के साथ आदमपुर उपचुनाव को लेकर थोड़ी और जानकारी दर्शकों को हम दे देते हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से ये चुनाव हुआ है, उपचुनाव है, और साख का सवाल कई राजनीतिक दलों के लिए है, बात चाहे कांग्रेस की करें या बात बीजेपी की करें। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें, क्योंकि देखिए जिस तरीके से आज मतगणना होगी और मतगणना के बाद ये सामने आ जाएगा कि कौन आगे है कौन पीछे। 8 बजे महावीर स्टेडियम स्थित बॉक्सिंग हॉल में मतगणना शुरू हो जाएगी, और मतगणना के लिए 14 टेबल लगाई गई है। 13 राउंड में मतगणना की जाएगी। प्रथम चरण की बात करें तो प्रथम चरण में पोस्टल बैलेट, और दूसरे चरण में ईवीएम के मतों की काउंटिंग का हर टेबल पर काउंटिंग सुपरवाइजर, काउंटिंग असिस्टेंट और माइक्रो ऑब्जर्वर की ड्यूटी भी लगाई गई है। इसके साथ ही प्रत्येक राउंड की 2 ईवीएम मशीनों की माइक्रो ऑब्जर्वर रैंडमली मतों की गणना मतगणना के दौरान, जहां 5 बूथों के वीवीपैट के मतों की भी गणना की जाएगी। तो आज किस्मत का फैसला हो जाएगा। 13 राउंड में मतगणना की जाएगी, जिसके लिए 14 टेबल यहां पर लगाई गई है। पहले चरण में पोस्टल बैलेट और दूसरे चरण में ईवीएम के मतों की वोटिंग की गिनती शुरू की जाएगी, और हर टेबल पर काउंटिंग सुपरवाइजर मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही 2 ईवीएम मशीनों में माइक्रो ऑब्जर्वर भी है। मतगणना के दौरान 5 बूथों के वीवीपैट के मतों की गणना भी की जाएगी। तो आज आदमपुर उपचुनाव के लिए बेहद खास दिन है, क्योंकि आज मतगणना है, और आज ही के दिन ये साफ हो जाएगा कि आदमपुर के उपचुनाव में किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी। पल पल की अपडेट खबरें अभी तक आपको देता रहेगा। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, और साथ ही देखिए 8 बजे से जो मतगणना शुरू होगी, सबसे पहले जो बैलेट पेपर हैं उनसे मतगणना की शुरुआत की जाएगी, और उसके बाद ईवीएम के वोटिंग से मतगणना की शुरुआत होगी। और मतगणना के लिए 14 टेबल लगाई गई है, और इन्हीं 14 टेबल में यहां पर ये देखा जाएगा कि कौन आगे है और कौन पीछे। तो महीनों की तपिश के बाद नवंबर के सर्द दिनों में आदमपुर के सियासी अखाड़े में पारा जहां पर एक तरफ चढ़ता नजर आ रहा है। सियासी दावपेच के इस अखाड़े में एक से एक धुरंधर उतरे। जाट कार्ड लेकर कोई मैदान में आया तो कोई परिवार का साथ और सत्ता का साथ लेकर आया। कोई 100 किलोमीटर दूर से चुनाव लड़ने आया तो कोई चमत्कार भरोसे चुनाव लड़ने आया। कुल मिलाकर इस बार 22 योद्धा आदमपुर के रण में किस्मत आजमाने उतरे हैं, लेकिन बाकी तमाम उम्मीदवारों को पटखनी देते हुए सूबे की जनता का ध्यान अपनी ओर खींचने में सिर्फ 4 महारथी कामयाब हुए। हरियाणा विधानसभा चुनाव के इतिहास में हमेशा हॉट सीट्स में शामिल रही आदमपुर विधानसभा सीट पर अब उपचुनाव की अग्नि परीक्षा तो हो चुकी है। इंतजार है बस नतीजों का, और वो भी कुछ घंटों के बाद सामने आ जाएंगे। हरियाणा के 56 साल के इतिहास में आदमपुर हलके के लोगों को 17 बार विधायक चुनाव का सामना करना पड़ा। इसमें सामान्य चुनाव और उपचुनाव दोनों शामिल हैं। वैसे तो किसी भी राज्य में चुनाव हर 5 साल में एक बार होते हैं, लेकिन आदमपुर के लोगों ने हर 3.25 साल बाद चुनाव का सामना किया है। आदमपुर सीट के लिए पहली बार 1967 में चुनाव हुआ था। आदमपुर में 1998 में जब उपचुनाव हुआ तो 76.02% मतदान हुआ और 23 उम्मीदवार चुनाव के मैदान में थे। 2008 में जब उपचुनाव हुआ तो 83.76% मतदान हुआ
और 41 उम्मीदवार चुनाव के मैदान में थे। 2011 में जब उपचुनाव हुआ तो 75.69% मतदान हुआ और 19 उम्मीदवार चुनाव के मैदान में थे। और अब 2022 में जब उपचुनाव हुआ तो 76.51% मतदान हुआ और 22 उम्मीदवार चुनाव के मैदान में थे। अब आपको उपचुनावों के नतीजों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 1998 की। 1998 के उपचुनाव में कांग्रेस की तरफ से विधायक बने थे कुलदीप बिश्नोई और उन्हें सबसे ज्यादा वोट मिले, 49,077 वोट हासिल किए थे। 1998 के उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार कुलदीप बिश्नोई ने सबसे ज्यादा 49,077 वोट हासिल कर जीत हासिल की थी। उनके बाद दूसरे नंबर पर हरियाणा विकास पार्टी के उम्मीदवार हरि सिंह रहे, जिनको 31,302 वोट मिले थे। और तीसरे नंबर पर हरियाणा लोकदल के राजेश रहे, जिन्हें सबसे कम 5,975 वोट मिले थे। अब बात करते हैं 2008 के उपचुनाव की। 2008 में आदमपुर उपचुनाव में हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय भजन लाल ने सबसे ज्यादा 56,841 वोट हासिल करके अपने तमाम विरोधियों को पस्त किया था। उस चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर चौधरी रणजीत सिंह ने चुनाव लड़ा था और उन्हें 30,653 वोट मिले थे। तो वहीं इनेलो के उम्मीदवार संपत सिंह को 20,136 वोट मिले थे। साल 2011 के आदमपुर के रण में भजनलाल परिवार के तीसरे सदस्य चौधरी भजनलाल की बहू और कुलदीप बिश्नोई की पत्नी रेणुका बिश्नोई की एंट्री हो चुकी थी और हमेशा की तरह इस बार भी भजनलाल परिवार की ही जीत हुई। अपनी खुद की पार्टी से बिश्नोई परिवार की खुद की पार्टी हरियाणा जनहित कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ते हुए रेणुका बिश्नोई को 2011 के उपचुनाव में 50,276 वोट मिले थे और उनके सामने थे कांग्रेस के कुलवीर सिंह बेनीवाल, जिन्हें 2011 के आदमपुर उपचुनाव में 27,607 वोट मिले थे। और अब एक बार फिर से इंतजार है आदमपुर के उपचुनाव के नतीजे का। आदमपुर के रण में सभी सियासी दिग्गजों ने अपनी ताल ठोकी, जीत के दावे किए। भजनलाल परिवार की साख दांव पर है, लेकिन इसके साथ ही इस बार परिवार को सत्ताधारी पार्टी बीजेपी का साथ है और सपोर्ट में जेजेपी भी रही। लेकिन बड़ौदा एलनाबाद के उपचुनाव में मिली हार के बाद आदमपुर उपचुनाव में भजनलाल परिवार के साथ आदमपुर के रण में उतरना बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, क्योंकि हो न हो क्या पता भजनलाल परिवार के बहाने हरियाणा के उपचुनावों में बीजेपी का खाता खुल जाए और इसके साथ ही पहली बार आदमपुर में कमल खिलने का मौका मिल जाए। नतीजों का इंतजार है और अभी सभी की तरफ से जीत के दावे किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। तो आदमपुर उपचुनाव को लेकर आज मतगणना का दिन है। सुबह 8 बजे से जो मतगणना है वो शुरू हो जाएगी। 8:30 बजे तक कहीं ना कहीं रुझान जो है वो सामने आने शुरू हो जाएंगे और ऐसे में देखना ये होगा कि बढ़त कौन बनाता है और उसके बाद जब धीरे धीरे तस्वीर साफ हो जाएगी तो नतीजे सामने आएंगे और ये नतीजे आने वाले समय में काफी ज्यादा प्रभावशाली भी नजर आएंगे। अभी इससे पहले 2 उपचुनाव हो चुके हैं। हरियाणा की अगर बात करें, अगर बात सत्ताधारी दल यानी कि बीजेपी और जेजेपी की करें तो उसमें से बीजेपी के हाथ फिलहाल कुछ नहीं लग पाया है उन 2 उपचुनावों में। और ऐसे में आदमपुर उपचुनाव ये जो होने जा रहा है इसमें बिश्नोई वोटर बीजेपी को फायदा दिला सकते हैं। इस बार बीजेपी आदमपुर से कभी नहीं जीती है, लेकिन इस समय बीजेपी के पास जिस तरीके से एक स्थिति बनती नजर आ रही है, एक माहौल बनता नजर आ रहा है, ऐसा हो सकता है कि बीजेपी जो जीत के करीब नजर आ रही है वो जीत जाए, क्योंकि बीजेपी में शामिल हुए हैं कुलदीप बिश्नोई और उनके बेटे भव्य बिश्नोई इस समय बीजेपी की टिकट पर आदमपुर से चुनावी मैदान में उतरे हैं। और बात अगर आदमपुर की करें, जो आदमपुर का वोटर है खासतौर से बिश्नोई समाज, इनके वोटों की संख्या लगभग 31,000 के करीब मानी जाती है, वो बाकी के वोटर्स पर काफी ज्यादा भारी पड़ते नजर आते हैं। भव्य बिश्नोई के सामने 3 जाट चेहरे हैं और ऐसे में जो जाट वोटर्स हैं उनका बंटना फिलहाल तय नजर आ रहा है। तो ऐसे में जीत के मार्जिन पर भी बात होगी, वोटों के मार्जिन पर भी बात होगी। इसके अलावा आपको बता दें कि भव्य बिश्नोई जहां पर पहले लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं
और वहीं दूसरी तरफ बात अगर आदमपुर की करें तो आदमपुर में भजनलाल की तीसरी पीढ़ी अपनी किस्मत आजमा रही है। तो ऐसे में भजनलाल परिवार की तीसरी पीढ़ी की किस्मत का फैसला आज हो जाएगा और आने वाले समय में इस तीसरी पीढ़ी की या फिर बिश्नोई परिवार में जिस तरीके से हमने देखा कि एक वोटर्स हैं, बिश्नोई समाज का वोटर्स जो लगातार एक लॉयल वोटर के रूप में उभरा है, वो क्या इस बार भी बिश्नोई परिवार के साथ यानी कि भजनलाल के परिवार के साथ नजर आता है या नहीं। बड़ी खबर आपको हम बता दें, देखिए 14 टेबल जो हैं वो लगाई गई हैं जिसमें 13 राउंड वोटिंग होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट पेपर की मतगणना की जाएगी और इसके साथ ही आपको ये जानकारी दे दें कि उसके बाद जो ईवीएम के वोट हैं उनकी मतगणना की जाएगी। बड़ी खबर आपको हम बता दें, बीजेपी मैदान में है, कांग्रेस मैदान में है, इनेलो मैदान में है, आम आदमी पार्टी मैदान में है। बीजेपी में कांग्रेस को छोड़कर आए कुलदीप बिश्नोई और उनके बेटे भव्य बिश्नोई अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उन पर अक्सर ये आरोप लगते नजर आए हैं कि वो स्थानीय नहीं है। वहीं बात इनेलो की करें तो इनेलो में कांग्रेस को छोड़कर जो नेता गए हैं उन्हें टिकट दिया गया और आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी अपनी उपस्थिति भी यहां पर दर्ज करवा रही है, लेकिन पंजाब में हुई प्रचंड जीत से उत्साहित भी नजर आ रही है। लेकिन इस बार जो आदमपुर का ये उपचुनाव है बहुत ज्यादा खास है और समीकरण भी बदले हैं पिछले सालों के मुकाबले अगर हम बात करें। और कुलदीप बिश्नोई जो कि बीजेपी के साथ फिलहाल नजर हैं और जिस तरीके से बात भव्य बिश्नोई की करें तो बीजेपी के टिकट पर इस समय चुनावी मैदान में है और उनके सामने है कांग्रेस के जयप्रकाश जिनके साथ उनकी कड़ी टक्कर यहां पर रहने वाली है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि अगर कोई जीतता है तो उसमें जीत का मार्जिन क्या रहता है। वहीं बीजेपी क्या इस बार जो आदमपुर की बंजर जमीन है वहां पर अपना कमल खिला पाएगी या नहीं, ये फिलहाल बड़ा सवाल यहां पर नजर आ रहा है। और बीजेपी के पक्ष में फिलहाल जो चीजें हैं वो होती भी दिखाई दे रही है। बड़ी खबर आपको हम बता दें और साथ ही लगातार आप देख सकते हैं कि आप हमारी स्क्रीन पर किस तरीके से जो नतीजे हैं उनकी गणना भी यहां पर देख सकते हैं और लगातार आदमपुर के इतिहास की भी हम बात कर रहे हैं, आदमपुर उपचुनाव को लेकर हम बात कर रहे हैं। तो आदमपुर उपचुनाव के लिए आज मतगणना होगी, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आज मतगणना होगी आदमपुर उपचुनाव के लिए। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और खबरें अभी तक सुबह 6:30 बजे से लगातार महा कवरेज कर रहा है। सभी प्रत्याशियों की किस्मत का आज फैसला हो जाएगा, ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। वहीं खबरें अभी तक पर आप महा कवरेज लगातार सुबह 6:30 बजे से देख रहे हैं और इस समय 7:07 हो चुके हैं। सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी खबरें अभी तक आप तक पहुंचाएगा। 3 नवंबर को मतदान हुआ था और आज 6 नवंबर है जब नतीजे आएंगे, मतगणना होगी। सबसे पहले जो पोस्टल बैलेट पेपर है उनकी मतगणना की जाएगी और उसके बाद ईवीएम के वोटों की गिनती की जाएगी। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी, 8:30 बजे के बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे ये तस्वीर साफ होगी। तस्वीर साफ होने के बाद आगे का जो भविष्य है, चाहे भजनलाल परिवार की तीसरी पीढ़ी की बात करें, उनके भविष्य को लेकर, बीजेपी के भविष्य को लेकर बात करें या फिर कांग्रेस में जिस तरीके से पूर्ण रूप से जो कमान है फिलहाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास है और उसके बाद का ये जो उपचुनाव है, तो ऐसे में उनका भविष्य भी कहीं ना कहीं यहाँ पर ये उपचुनाव जो है वो तय करता नजर आएगा। हालांकि इनेलो के लिए भी यहाँ पर ये बेहद जरूरी नजर आ रहा है ये उपचुनाव, क्योंकि इनेलो को चाहिए कि विधानसभा में एक और सीट उनकी हो, लेकिन फिलहाल ऐसा होता है या नहीं ये देखने वाली बात होगी। आम आदमी पार्टी कितने वोट ले पाती है जिससे पता चल जाएगा आम आदमी पार्टी को उनका जनाधार भी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, लगातार महा कवरेज हम आपको दिखाते रहेंगे। आज पूरा दिन सबसे पहले और सबसे सटीक 3 नवंबर को मतदान हुआ था और आज 6 नवंबर है, यानी कि आज मतगणना है। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। अब से ठीक 1 घंटे बाद जो मतगणना है वो शुरू हो जाएगी। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और उसके बाद 8:30 बजे के बाद जो रुझान है वो सामने आ जाएंगे मतगणना के लिए। देखिए 14 टेबल जो हैं लगाए गए हैं जिसमें 13 राउंड मतगणना यहां पर होगी। 8 बजे महावीर स्टेडियम स्थित बॉक्सिंग हॉल में ये मतगणना होगी। 8 बजे का समय है जब से महावीर स्टेडियम स्थित बॉक्सिंग हॉल में ये मतगणना शुरू हो जाएगी और मतगणना के लिए 14 टेबल लगाए गए हैं।
तो मतगणना के लिए 14 टेबल लगाए गए हैं और 13 राउंड में ये मतगणना की जाएगी। 13 राउंड में मतगणना होगी। प्रथम चरण में पोस्टल बैलेट और दूसरे चरण में ईवीएम के मतों की काउंटिंग की जाएगी। हर टेबल पर काउंटिंग सुपरवाइजर, काउंटिंग असिस्टेंट भी मौजूद रहेंगे। प्रत्येक राउंड की 2 ईवीएम मशीनों की माइक्रो ऑब्जर्वर रैंडमली वोटिंग को लेकर मतगणना करेंगे और मतगणना के दौरान 5 बूथों के वीवीपैट की मतगणना भी यहां पर की जाएगी। तो नतीजों के बाद ये देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ जो आगे जिस तरीके से दावे किए गए हैं, हर एक पार्टी की ओर से जीत का दम जो है भरा जा रहा है। बात अगर की जाए भजनलाल परिवार की तीसरी पीढ़ी की, तो उनका भविष्य भी ये आदमपुर का जो उपचुनाव है वो तय करेगा। इसके साथ ही अगर बात करें हम कांग्रेस की, तो कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ा साख का सवाल बना हुआ है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नाराज होकर ही जो कुलदीप बिश्नोई है, उन्होंने अपने बेटे भव्य बिश्नोई और अपने परिवार के साथ बीजेपी ज्वाइन की थी। और अब ऐसे में जब बीजेपी की टिकट से भव्य बिश्नोई मैदान में है, उनके बेटे मैदान में है चुनाव के लिए, तो देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या भविष्य होगा भजनलाल परिवार की तीसरी पीढ़ी का। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तस्वीरें भी आपके सामने, तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो देखिए, मतगणना के लिए पूरी तरह से तैयारी यहां पर हो चुकी है। 14 टेबल लगाई गई हैं जिनमें 13 राउंड में ये मतगणना की जाएगी। मतगणना के 13 राउंड होंगे और ये कहना गलत नहीं होगा कि पहले 7 राउंड में ही ये साफ हो जाएगा कि किसकी जीत है और किसकी हार, लेकिन फिर भी तस्वीर धीरे धीरे साफ होगी और उसके बाद मार्जिन को लेकर जो चीजें हैं वो निकलकर सामने आएगी। जानकारी आपको दे दें कि आदमपुर के 10 ऐसे गांव हैं जो कि बिश्नोई समाज से ताल्लुक रखते हैं और ये 10 गांव बाकी के गांवों पर भारी पड़ते नजर आते हैं। तो बड़ी खबर आपको हम बता दें, आदमपुर उपचुनाव के नतीजे आज जाने जा रहे हैं और आदमपुर उपचुनाव को लेकर अगर बात करें तो काफी ज्यादा अहम वर्चस्व की लड़ाई है इस समय बीजेपी और कांग्रेस के बीच। तो बड़ी खबर आपको बता दें, तस्वीरें लगातार खबरें अभी तक आपको दिखाता रहेगा और इन तस्वीरों के जरिए हम आपको ये बताएंगे किस तरीके से इस समय मतगणना को लेकर जो माहौल है वो नजर आ रहा है। आदमपुर की अगर बात की जाए तो देखिए, हरियाणा की आदमपुर सीट पर सुबह 8 बजे से जो मतगणना है वो शुरू हो जाएगी और इसके साथ ही ये भी आपको बता दें कि जहां भाजपा प्रत्याशी भव्य बिश्नोई मैदान में उतरे हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें कांग्रेस की तो जयप्रकाश मैदान में है भव्य के सामने। आम आदमी पार्टी की अगर बात करें या फिर इनेलो की अगर बात करें तो तमाम जो नेता हैं अपनी जीत का दम भरते नजर आ रहे हैं। तो हमारे साथ संवाददाता कुलदीप जुड़ चुके हैं। कुलदीप से हम जानेंगे। कुलदीप, देखिए, नतीजों का जो इंतजार है बेसब्री से हो रहा है, आम जनता भी इंतजार कर रही है, साथ ही साथ जो प्रत्याशी हैं उनकी दिल की धड़कनें भी तेज होंगे। बिल्कुल दीपिका, नतीजों का इंतजार आदमपुर की पूरी जनता के साथ साथ पूरे प्रदेश के लोग भी कर रहे हैं और इस आदमपुर उपचुनाव को लेकर राजनीतिक खेमे में भी कहीं ना कहीं बड़ा इंतजार है, क्योंकि उपचुनाव के जो परिणाम होंगे वो कहीं ना कहीं हरियाणा की राजनीति की दिशा भी तय कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से बिश्नोई भजनलाल परिवार और हुड्डा परिवार कहें तो पूरी तरीके से मैदान में जुटा हुआ था, अपनी प्रतिष्ठा पूरी दांव पर थी और अब जिस तरीके के परिणाम आएंगे कहीं ना कहीं हरियाणा में कांग्रेस का भविष्य भी तय होगा और कुलदीप बिश्नोई परिवार का कहीं ना कहीं जो अगली पीढ़ी की लॉन्चिंग होने जा रही थी उसका भी ये चुनाव का परिणाम तय करेंगे। 8 बजे मतगणना शुरू होगी और सबसे पहले जो है पोस्टल बैलेट जो है उनकी गिनती की जाएगी। उसके बाद जो है हर 14 टेबल लगाई गई है जिनमें 13 राउंड के अंदर मशीनें खोली जाएंगी। राउंड वाइज नतीजे जो है वहां बैठे अधिकारियों द्वारा घोषित किए जाएंगे। बिल्कुल कुलदीप, बने रहिए आप हमारे साथ और साथ ही विकास भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो चलिए विकास के पास चलते हैं और विकास से जानते हैं। विकास, देखिए, आज कहीं ना कहीं जो उत्साह है, जिन मतदाताओं ने अपने मत का इस्तेमाल किया, जाहिर तौर पर उनके लिए दोगुना हो जाएगा क्योंकि आज नतीजे सामने आ जाएंगे, ये साफ हो जाएगा किसकी जीत है और किसकी हार।
बिल्कुल, अभी देखिए ना तो कुलदीप बिश्नोई आए हैं ना जयप्रकाश आए हैं, उसके बावजूद लोगों की भीड़ यहाँ जमा हो चुकी है। दीपशिका, सुरक्षा की व्यवस्था आप देख लीजिए कितनी चाक चौबंद है। अच्छी खासी संख्या में हरियाणा पुलिस के जवान, अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है और समर्थक भी आए हुए हैं। हालांकि अंदर एंट्री नहीं है, लेकिन जहां मैं खड़ा हूं इससे 200-250 मीटर दूर पे बहुत अच्छी खासी संख्या में तमाम जो पार्टियां हैं उनके समर्थक आए हुए हैं। अब हम जिक्र कर रहे थे राउंड के हिसाब से कि कौन सा राउंड किसको कितनी बढ़त दे सकता है, तो उसमें सबसे पहले जो पहला राउंड है उसमें जो बूथ आएंगे उसमें मुख्य जो गांव हैं, क्योंकि एक गांव में कहीं पर 3 बूथ हैं, कहीं पर 5 बूथ है, कहीं पर 10-10, 12-12 बूथ बनाए गए हैं। टोटल 180 बूथ हैं, तो 13 राउंड में इसकी गिनती होगी। लेकिन मैं आपको बताऊं जो पहला राउंड है वो उसमें एक चबरवाल, भोडिया, भाणा, सारंगपुर, खांसा, महाजन और फ्रांसी, इसमें जो ऊपर के तो 3 गांव हैं वो पूर्ण रूप से कुलदीप बिश्नोई समर्थित गांव है और नीचे के जो फ्रांसी और खांसा महाजन है यहाँ पर जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी। दोनों में अच्छा खासा मुकाबला है। दूसरे जो चरण है उसमें भी फ्रांसी, कालीरावण, खेरमपुर, ये गांव बहुत महत्वपूर्ण है। खेरमपुर में बहुत विरोध हुआ था, काले झंडे भी दिखाए गए थे कुलदीप बिश्नोई को, और क्योंकि वहाँ स्कूल मर्ज को लेकर अच्छा खासा विरोध देखने को मिला था कुलदीप बिश्नोई का भी और बीजेपी का भी। लेकिन क्योंकि वहाँ पर बिश्नोई बाहुल्य क्षेत्र भी है और दूसरी जो जातिगत समीकरण है वो भी कम नहीं है, ऐसे में वहाँ भी बहुत अच्छी खासी फाइट है, कोई भी वहाँ से आगे निकल सकता है। फ्रांसी और कालीरावण में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बहुत अच्छा खासा जोर दिया था। दीपेंद्र हुड्डा वहां पर लगातार गए थे, हर एक घर तक वहां पर पहुंचे थे। ये भी बड़ा गांव है, यहां पर भी बहुत अच्छी खासी फाइट देखने को मिलेगी। फ्रांसी एक छोटा सा गांव है, वोटिंग परसेंटेज भी ज्यादा नहीं था, वो भी जयप्रकाश के समर्थन में आप उसको बोल सकते हैं कि कांग्रेस को वहां से हो सकता है थोड़ी बहुत बढ़त मिल जाए। तो शुरुआत के जो 2 से 3 राउंड है, तीसरा राउंड बहुत महत्वपूर्ण है। सदलपुर गांव इसमें आता है, 9300 वोट यहाँ पर पोल हुए थे और हर बार 6000, 6500, यहाँ तक कि 7000 वोटों की लीड सदलपुर देता है और वो लीड नहीं टूट पाती है आखिरी 13वें राउंड तक। तो सदलपुर तीसरे राउंड में कितनी बढ़त मिलती है बीजेपी को या फिर जयप्रकाश को, तीसरा राउंड कहीं ना कहीं स्थिति दीपशिका साफ कर देगा। चौथा राउंड है उसमें बहुत करीबी मुकाबला है। चूली खुर्द, चूली कलां, दड़ोंदी, खारा बरवाला और चबरवाल और किशनगढ़, ये गांव हैं। किशनगढ़ में ठीक ठाक माहौल है कुलदीप बिश्नोई और जयप्रकाश के बीच में, लेकिन बाकी जगह कहीं ना कहीं कांग्रेस थोड़ा सा फ्रंट पर है, कांग्रेस को थोड़ा सा वहां पर बेनिफिट मिल रहा है। जो हमने मुआयना किया, जो हम लोगों के बीच गए, चुनाव वोटिंग से पहले भी गए, वोटिंग वाले दिन भी गए, तो स्थिति पता चल जाती है। तो कांग्रेस कहीं भी पीछे नहीं है। अब तक जो होता आया है इस सीट के ऊपर की शुरुआत के जो 3 या 4 राउंड है वहां पर जो बढ़त मिलती है वो नहीं टूट पाती है। वो बढ़त इतनी ज्यादा हो जाती है कि जो आखिर के जो गांव हैं, आखिर के जो 6-7 राउंड बचते हैं वहां पर वो टूट नहीं पाती है। लेकिन इस बार क्योंकि दोनों की तरफ से बहुत मेहनत की गई है, कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ कुछ चीजों को लेकर खिलाफत हुई थी, कुलदीप बिश्नोई की खिलाफत कुछ चीजों को लेकर हुई थी, ऐसे में कांग्रेस ने उस मौके को भुनाने की कोशिश की गई है। और बहुत मैटर करता है यहाँ पर जाट वोट और उसके बाद नॉन जाट वोट। नॉन जाट वोट जिसकी तरफ जाएगा, कांग्रेस की तरफ जाएगा, तो जयप्रकाश यहाँ से जीत सकते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और अगर कुलदीप बिश्नोई उसको अपनी तरफ रखने में बरकरार रहते हैं जैसा अब तक होता आया है, तो फिर कुलदीप बिश्नोई यहाँ से विजय हासिल हो गए। भव्य बिश्नोई यहाँ से हार नहीं सकते हैं। वो वोट बैंक है, वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई की अक्सर कहते हैं इस सीट के ऊपर जो समीकरण बनते हैं कि 30,000 प्लस से कुलदीप बिश्नोई के वोटों की गिनती शुरू होती है, यानी कि 30,000 वोट उनके पारिवारिक वोट है, उसके बाद आगे की गिनती शुरू होती है। और जयप्रकाश जिनके लिए कहा जा रहा है कि उनकी जो गिनती है वो 2 नंबर से होगी, क्योंकि पहला वोट उनका नहीं है, यहाँ पर इस विधानसभा में उनका वोट नहीं है, तो उनकी गिनती 2 से शुरू होगी कुलदीप बिश्नोई की। जैसा पीछे होता आया है कि 30,000 वोट तो उनके परंपरागत वोट रहे हैं, उनके पारिवारिक वोट रहे हैं, वहां से होगी। तो ये अगर शुरुआत में किसी को भी लीड मिलेगी, इन जो 7, 8, 10 गांव मैंने आपको बताए हैं, उसका पलड़ा भारी रहेगा, क्योंकि उसके बाद वो गांव आएंगे जहां पर
बिल्कुल जबरदस्त फाइट है, जहां पर 100-150 वोटों का मार्जिन रहने वाला है। और सबसे जो लास्ट में बालसमंद है वो डिसाइड कर देगा कि विक्ट्री किसकी होने जा रही है, या फिर जो विक्ट्री का मार्जिन है वो कैसा रहने वाला है। क्योंकि बालसमंद के ऊपर चाहे कांग्रेस हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, उदय भान, जयप्रकाश, सबकी तरफ से वहां पर डेरा डाला गया। जेजेपी की तरफ से उप मुख्यमंत्री वहां पहुंचे थे, जनसभा की गई। इसके अलावा कुलदीप बिश्नोई वहां पर लगातार लगे रहे। आम आदमी पार्टी की तरफ से पहले मनीष सिसोदिया को बुलाया गया, उसके बाद वहां रोड शो किया गया। तो सब ने जो बालसमंद का वो वोटर्स है उसको रिझाने में कोई और कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन इन सबके सिरदर्द बने हुए वहां पर इनेलो प्रत्याशी कूड़ाराम स्थानीय हैं। आखिरी दिन, प्रचार के आखिरी दिन अपनी पगड़ी रख दी थी गांव वालों के सामने कि मेरी पगड़ी की लाज आपके हाथों में है, अब आप इसको बचाना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। तो गांव वालों ने वो पगड़ी उठाकर फिर से उनके माथे पर रख दी थी कि हम इस पर आंच नहीं आने देंगे। और उसके बाद जब वोटिंग जिस दिन हुई, पोलिंग जिस दिन हुई, उस दिन हम लोग गए थे, हमने भी देखा वहां पर कि कहीं ना कहीं 50% का जो वोट शेयर है वो कूड़ाराम की तरफ जा रहा है। और अगर जो स्थिति हमने देखी हकीकत में अगर वो वोटों में कूड़ाराम के लिए तब्दील होती है तो वो जयप्रकाश के लिए ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि जेपी को कहीं फिलहाल नजर आती दिखाई देगी। बिल्कुल विकास, आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आज आदमपुर उपचुनाव को लेकर नतीजे साफ हो जाएंगे और खबरें अभी तक सुबह 6:30 बजे से लगातार आपको पल पल की अपडेट दे रहा है। 7:30 बज चुके हैं और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि 8 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी। 14 टेबल लगाई गई हैं, जिनमें 13 राउंड जो है वो वोटिंग जिस तरीके से हुई है उसको लेकर गणना यहां पर 13 राउंड में होगी। और इसके बाद साफ हो जाएगा धीरे धीरे 8:30 बजे के बाद कि आखिरकार रुझान क्या कह रहे हैं, और धीरे धीरे तस्वीर साफ होती चली जाएगी। वहीं बात अगर करें तमाम प्रत्याशियों की जो मैदान में यहां पर डटे हुए हैं, उनकी ओर से जीत का दम भरा जा रहा है, लेकिन जीत किसी एक की ही होगी। वहीं दूसरी तरफ आपको यह भी बता दें कि बीजेपी की ओर से मैदान में है भव्य बिश्नोई, जो कि कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं। लोकसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा है और साथ ही इससे पहले कांग्रेस में थे, लेकिन कांग्रेस को उन्होंने छोड़ दिया और उसके बाद वो बीजेपी में अपने परिवार सहित शामिल हो गए, जिसके बाद बीजेपी ने भव्य बिश्नोई को टिकट दिया और भव्य बिश्नोई मैदान में उतरे हैं। वोटिंग हो चुकी है, आज मतगणना का दिन है। और इसी के साथ अगर बात करें कांग्रेस की ओर से, तो कांग्रेस से जयप्रकाश मैदान में है। तो थोड़ी देर में आदमपुर उपचुनाव के लिए जो मतगणना है वो शुरू हो जाएगी। 8 बजे का समय है, कुछ ही देर में वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। 13 राउंड में वोटों की गिनती की जाएगी। मतगणना के लिए 14 टेबल यहां पर लगाई गई हैं, जिनमें 13 राउंड में वोटों की जो गिनती है वो होगी। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें, क्योंकि काफी ज्यादा अहम है आदमपुर का ये उपचुनाव। सभी प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला हो जाएगा और इस किस्मत के फैसले के अलग अलग मायने, अलग अलग प्रत्याशी, अलग अलग दल के लिए रहने वाले हैं। खबरें अभी तक पर महा कवरेज आप देखिए, लगातार हम आपको सुबह 6:30 बजे से हम आपके साथ बने हैं, पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ विकास बिश्नोई लाइव हमारे साथ लगातार सुबह से बने हुए, तो विकास के पास चलते हैं। विकास, देखिए समय अब करीब आ चुका है 8 बजे को लेकर, अब कुछ ही मिनट बाकी रहे हैं। ऐसे में उत्साह कहां तक दिखाई दे रहा है? मतगणना को लेकर क्या कुछ माहौल फिलहाल वहां पर नजर आ रहा है? जबरदस्त उत्साह है दीपशिका। जो एजेंट्स हैं, हालांकि नेता भी नहीं पहुंचे हैं, प्रत्याशी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जो इनके एजेंट हैं जो अंदर मौजूद रहेंगे टेबल के ऊपर तमाम पार्टियों के, वो एक एक करके लगातार पहुंच रहे हैं। क्योंकि अभी आधे घंटे का वक्त बचा है, तो हो सकता है 10 से 15 मिनट में कुलदीप बिश्नोई, जयप्रकाश, भव्य बिश्नोई, जितने भी बड़े चेहरे हैं ये पहुंच जाए। जिक्र कर रहे थे हम पोस्टल बैलेट, 14 टेबल, एक एक्स्ट्रा टेबल लगाई गई है, वो पोस्टल बैलेट के लिए लगाई गई है। और वो इलेक्ट्रॉनिक कुछ चुनाव आयोग की तरफ से इस बार व्यवस्था की गई। देखिए अधिकारी पहुंच रहे, तस्वीरें दिखा दूं मैं, लगातार अभी डीसी भी आए थे, एसपी हैं और कितने पुलिस के जवान यहाँ तैनात हैं। तो प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद और वाकई तारीफ के काबिल है। जिस तरह से पोलिंग हुई उस दिन जबरदस्त तरीके से, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, 1-2 छोटी मोटी घटनाओं को छोड़ दें तो
मतदान करवाया गया और उसके बाद अब भी आज क्योंकि काउंटिंग है तो किसी तरह की व्यवस्था यहाँ पर ना बिगड़े, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, हार जीत किसी एक की होनी है तो उसके हिसाब से तमाम तैयारियां की गई है। हम जिक्र कर रहे थे पोस्टल बैलेट का, तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक उसके हिसाब से व्यवस्था की गई है चुनाव आयोग की तरफ से, और ज्यादातर जो ये पोस्टल बैलेट है इसमें आर्मी के जो जवान हैं जो बॉर्डर पर हैं या फिर यहाँ से दूर दराज हैं और जो यहाँ के आदमपुर हलके के वोटर्स हैं उनके वोट उसके थ्रू आएंगे। 3 लेयर का कोई सिस्टम बता रहे थे, कल यहाँ अधिकारियों से हमने बात की, वो समझा रहे थे कि 3 लेयर का ये एक प्रोसीजर है, उसके तहत सिक्योरिटी और उनकी जो बिल्कुल विकास, तो कुल मिलाकर यहाँ पर मतगणना के लिए जहां समय काफी कम है, वहीं दूसरी तरफ देखिए 3 लेयर की सिक्योरिटी भी यहाँ पर मौजूद रहेगी। तस्वीरें भी हमारे जो संवाददाता है लगातार हमें दिखा रहे थे और ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं। देखिए मतगणना शुरू हो जाएगी ठीक 8 बजे और 8 बजने के लिए बस कुछ ही मिनटों का समय यहाँ पर बाकी रह गया है और ऐसे में अब देखना ये होगा कि धीरे धीरे जब मतगणना होती जाएगी तो तस्वीर क्या कहती जाएगी और उसी तस्वीर के साफ होने के साथ ही फैसला हो जाएगा प्रत्याशियों की किस्मत का और साथ ही जो आगे की राह है तमाम दलों के लिए क्या कुछ रहेगी या तमाम प्रत्याशियों के लिए क्या कुछ रहेगा, वो देखने वाली बात होगी। क्या भजनलाल परिवार की तीसरी पीढ़ी को जनता का आशीर्वाद मिलता है, ये देखने वाली बात है। जिस तरीके से पूरी कमान कांग्रेस की भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस समय संभाल रखी है, उनके आने के बाद कितना फर्क पड़ता है कि कांग्रेस के प्रत्याशी को कितने वोट मिलते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी होने हैं हरियाणा के, तो ऐसे में काफी अहम जो है ये आदमपुर का उपचुनाव हो जाता है। इसके साथ ही देखने वाली बात ये भी होगी कि इनेलो किस तरीके से यहां पर कोशिश करती जो नजर आई है वोटिंग में, वहीं दूसरी तरफ इनेलो को कितने वोट मिलते हैं, तो आम आदमी पार्टी का जनाधार कितना है आदमपुर में। तो आदमपुर का राजनीतिक इतिहास क्या है, इस पर आपको एक रिपोर्ट जरूर दिखाते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के इतिहास में हमेशा हॉट सीट्स में शामिल रही आदमपुर विधानसभा सीट पर अब उपचुनाव की अग्नि परीक्षा तो हो चुकी है, इंतजार है बस नतीजों का और वो भी कुछ घंटों के बाद सामने आ जाएंगे। हरियाणा के 56 साल के इतिहास में आदमपुर हलके के लोगों को 17 बार विधायक चुनाव का सामना करना पड़ा। इसमें सामान्य चुनाव और उपचुनाव दोनों शामिल हैं। वैसे तो किसी भी राज्य में चुनाव हर 5 साल में एक बार होते हैं, लेकिन आदमपुर के लोगों ने हर 3.25 साल बाद चुनाव का सामना किया है। आदमपुर सीट के लिए पहली बार 1967 में चुनाव हुआ था। आदमपुर में 1998 में जब उपचुनाव हुआ तो 76.02% मतदान हुआ और 23 उम्मीदवार चुनाव के मैदान में थे। 2008 में जब उपचुनाव हुआ तो 83.76% मतदान हुआ और 41 उम्मीदवार चुनाव के मैदान में थे। 2011 में जब उपचुनाव हुआ तो 75.69% मतदान हुआ और 19 उम्मीदवार चुनाव के मैदान में थे। और अब 2022 में जब उपचुनाव हुआ तो 76.51% मतदान हुआ और 22 उम्मीदवार चुनाव के मैदान में थे। अब आपको उपचुनावों के नतीजों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 1998 की। 1998 के उपचुनाव में कांग्रेस की तरफ से विधायक बने थे कुलदीप बिश्नोई और उन्हें सबसे ज्यादा वोट मिले, 49,077 वोट हासिल किए थे। 1998 के उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार कुलदीप बिश्नोई ने सबसे ज्यादा 49,077 वोट हासिल कर जीत हासिल की थी। उनके बाद दूसरे नंबर पर हरियाणा विकास पार्टी के उम्मीदवार हरि सिंह रहे, जिनको 31,302 वोट मिले थे और तीसरे नंबर पर हरियाणा लोकदल के राजेश रहे, जिन्हें सबसे कम 5,975 वोट मिले थे। अब बात करते हैं 2008 के उपचुनाव की। 2008 में आदमपुर उपचुनाव में हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय भजनलाल ने सबसे ज्यादा 56,841 वोट हासिल करके अपने तमाम विरोधियों को पस्त किया था। उस चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर चौधरी रणजीत सिंह ने चुनाव लड़ा था और उन्हें 30,653 वोट मिले थे।
तो लगातार खबरें अभी तक पर आप बने रहिए, महाकवरेज जारी है और विकास हमारे साथ जुड़े हैं, सुबह से लगातार हमारे साथ बने हैं। विकास, क्या कुछ फिलहाल देखा जा रहा है? दीपशिका, कुछ तकनीकी खामियों की वजह से हम दिखा नहीं सके एक्सक्लूसिव तस्वीरें, खबरें अभी तक पर। कुलदीप बिश्नोई अभी यहाँ से गुजरे थे, अभी पहुंचे हैं, उनकी पत्नी साथ में थी, रेणुका बिश्नोई। भव्य बिश्नोई को हम देख नहीं पाए, शायद गाड़ी में होंगे या फिर अभी पहुंचने वाले होंगे, लेकिन कुलदीप बिश्नोई और रेणुका बिश्नोई बहुत खुश नजर आ रहे थे। विक्ट्री साइन वो करके गए हैं हमारी तरफ कि सब ठीक है, और उम्मीद उनको यही थी कि अच्छा रिजल्ट उनके पक्ष में रिजल्ट आएगा। अभी जयप्रकाश नहीं आए हैं, वो कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। अभी मीडिया से भी वहां पर मिले थे, अब क्या कहकर गए हैं ये अभी पता चलेगा, क्योंकि कल का जो दिन था या परसों का दिन था, 2 दिन जब पोलिंग के बाद, तो हल्के के अंदर टाइम दिया है कुलदीप बिश्नोई ने, लोगों के सुख दुख में शामिल हुए हैं, क्योंकि शादियों का सीजन है तो वहां पर भी गए हैं। लेकिन कल एक खास तस्वीर उन्होंने शेयर की थी, पिज्जा बर्गर खाते हुए। उनकी पत्नी थी साथ में, कुलदीप बिश्नोई थे, उनके जो सहयोगी हैं 2-3 वो साथ में थे, और उसमें खुश नजर आ रहे थे, और कुछ इस तरह का संदेश भी उन्होंने दिया, यानी कि कुलदीप बिश्नोई रिलैक्स हैं, उनको लग रहा है कि ये सीट वो जीतने जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जयप्रकाश, भूपेंद्र सिंह हुड्डा बार बार ये कह रहे हैं कि हम फाइट में हैं और हम आदमपुर का जो उपचुनाव है इसको हम जीतेंगे। लेकिन अभी शायद 20 मिनट में यहाँ पर काउंटिंग शुरू होगी, और पहले 1 घंटे में रुझान आने शुरू हो जाएंगे, और पहले 1 घंटे के जो रुझान आएंगे उससे आगे की स्थिति साफ हो जाएगी। जो आगे के बाकी 12 राउंड बचेंगे उनकी स्थिति साफ हो जाएगी। और ज्यादा ये वो वक्त नहीं है, ये वो दौर नहीं है जब पूरा दिन लग जाता था उन पर्चियों को गिनने में। अब तो सिर्फ ईवीएम है, उसको बटन क्लिक करते हैं, देखते हैं कि किस प्रत्याशी को कितने वोट मिले हैं, और जो एजेंट्स हैं उनको लिखवाते हैं, फिर वो सारी की सारी जो टेबल्स है वहां से उसको क्रॉस चेक करके, अगर किसी को कुछ लगता है कि इसमें काउंटिंग में कहीं दिक्कत है तो वो उसको ऑब्जेक्शन कर सकते हैं वहीं का वहीं। और अगर उनको लगता है कि उनके सामने सब चीजें हुई है और सब ठीक है, जो जिस गांव में, क्योंकि इनको भी पता होता है, तमाम पार्टियों को, इनके जो एजेंट्स होते हैं, पोलिंग एजेंट्स होते हैं, इनको भी पता होता है कि किस गांव में किस बूथ पर इनको कितने वोट मिले हैं। तो कुलदीप जी अभी निकले हैं, देखिए, आप गाड़ी दिखाते हैं आपको, कुलदीप बिश्नोई वो देखिए वो जा रहे हैं और बातचीत करने की कोशिश करते हैं। दीपशिका निकल गए, अभी वापस गए हैं, और शायद हो सकता है कुछ देर में वापस आए। अभी कुलदीप बिश्नोई निकले हैं यहाँ से, हालांकि रेणुका उनके साथ नहीं थी, लेकिन अभी आए थे और अभी वापस चले गए हैं। दीपशिका बिल्कुल विकास, लगातार आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, और जिस तरीके से आपने बताया कि विक्ट्री का साइन यहाँ पर जो कुलदीप बिश्नोई हैं वो करते हुए गए हैं, और कहीं ना कहीं अहम भी हो जाता है भजनलाल परिवार के लिए, क्योंकि भव्य बिश्नोई जो कि तीसरी पीढ़ी है भजनलाल परिवार की, तो कितना आशीर्वाद जनता देती है तीसरी पीढ़ी को लेकर, क्या कुछ जनता का जो माइंडसेट है वो भी इस उपचुनाव में सामने आ जाएगा। दीपशिका, उनकी जो पॉलिटिकल लॉन्चिंग है भव्य बिश्नोई की, वो ठीक नहीं रही थी। लोकसभा चुनाव में उनको उतारा गया था, और सामने ब्रिजेंद्र सिंह थे और दुष्यंत चौटाला थे, लेकिन वहां पर वो हार गए थे। और अब क्योंकि उनको लगता है 29 साल की उम्र में कुलदीप बिश्नोई राजनीति में आए थे, और उनको क्योंकि उस वक्त भजनलाल जी थे और उनका वर्चस्व था, हरियाणा की राजनीति में एक कद था, उस कद का फायदा उठाते हुए कुलदीप बिश्नोई अपना पहला चुनाव जीते थे। लेकिन भव्य बिश्नोई लोकसभा चुनाव हार गए थे। उसके बाद शायद कुलदीप जी को लगा कि इससे बड़ा मौका नहीं हो सकता उनके बेटे को कमान सौंपने का, आदमपुर की कमान सौंपने का, तो यहाँ उतारा है। और इसमें एक खास बात और है, अगर जो मार्जिन है, अगर भव्य बिश्नोई जीतते हैं और जो मार्जिन है वो 10 बिल्कुल विकास, आपको रोकना चाहूंगी, और इसी के साथ जिस तरीके से आपने जानकारी दे दी उसी को लेकर भी हम दर्शकों को यहां बताना चाहेंगे। मतगणना केंद्र पर भव्य बिश्नोई भी मौजूद है, ये बड़ी खबर आपको बता दें, भव्य बिश्नोई मतगणना केंद्र में मौजूद है, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, और देखिए जो प्रत्याशी है वो पहुंचेंगे जाहिर तौर पर मतगणना केंद्र पे,
वहीं हिसार की बात करें, आदमपुर उपचुनाव के लिए आज मतगणना होने जा रही है। तो ऐसे में मतगणना केंद्र जहां पर बनाया गया है वहां पर कुलदीप बिश्नोई पहुंचे। जैसा कि हमारे जो संवाददाता है उन्होंने तस्वीरों में भी दिखाया, मतगणना केंद्र पर अभी भव्य बिश्नोई मौजूद है। ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आप देख सकते हैं 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था यहां पर अपनाई जा रही है। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि किसी भी तरीके से कोई भी अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर पुलिस बल यहां पर मुस्तैद नजर आ रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। अब 8 बजने को लेकर थोड़ा ही समय बाकी रह गया है, कुछ ही मिनट बाकी रह गए हैं और इसके बाद मतगणना शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे तस्वीर भी साफ होती चली जाएगी। बड़ी खबर आपको हम बता दें, तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। भव्य बिश्नोई इस समय मतगणना केंद्र में मौजूद है। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और हमारे संवाददाता विकास हमारे साथ बने हुए हैं, जो पल पल की अपडेट आपको सुबह 6:30 बजे से दे रहे हैं। 6:30 बजे से खबरें अभी तक की महा कवरेज शुरू हो चुकी है, जो कि शाम तक जारी रहेगी। इसके अलावा आपको ये भी बता दें, क्योंकि 8 बजे जहां मतगणना शुरू हो जाएगी, वहीं 8:30 बजे के बाद जो रुझान है वो भी सामने आने शुरू हो जाएंगे। फिलहाल लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा मत, लौटकर जल्द हाजिर होंगे।